नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक में मतदान तो चल रहा है, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में कौंध रहा है वो ये कि आखिर में वहाँ होने क्या वाला है। तो दरअसल हम लोग चर्चा उसी पर करेंगे कि जब 13 मई को मतगणना होगी तो उस मतगणना में जो कर्नाटक की राजनीति है वो कौन सा करवट लेगी। और असल में इस बात के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं कि होने क्या जा रहा है। अब सवाल यह है कि वो संकेत कौन से हैं, तो उन्हीं पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अब उस पर बात करने के लिए ज़रूरी यह है कि हम 2018 चलें। हालांकि फिर आपके मन में ये सवाल उठेगा कि अब 2018 की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो मतदान हो रहा है, सो इसी की बात कर लीजिए। तो दरअसल ये जो मतदान हो रहा है और ये जो चुनाव चल रहा है, इसके नतीजों को जानने समझने के लिए 2018 को टटोलना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से कुंजी निकल रही है जो बता रही है कि कर्नाटक की राजनीति किस करवट बैठने जा रही है। असल में जो 18 का विधानसभा चुनाव है कर्नाटक का, वो बड़ा मायने रखता है ये समझने के लिए कि 2023 में होने क्या जा रहा है। 2018 के चुनाव में जब नतीजे आए तो पता चला कि कोई 30 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा 5,000 या उससे कम के अंतर से हारी, और 104 सीटें भाजपा को मिली थी 2018 के चुनाव में, और 30 सीटें वो इस तरह से हारी। अब जब उन 30 सीटों में आप देखेंगे तो उसमें एक सीट जो है वो सिद्धे रमैया की भी थी, जो भाजपा हारी थी। उनको कोई 1600-1700 वोट से वो जीते थे, 2 सीटों से लड़े थे। तो एक तो हार गए थे भारी अंतर से, और दूसरी बादामी वाली जीते थे 1700-1800 वोट से। अब आप देखिए कि वो 30 सीटें जो भाजपा हारी और अंतर बहुत कम था, सवाल ये उठता है कि उन सीटों पर आज क्या परिस्थिति होगी। अब आप देखिए, जब आप इस पर गौर करेंगे तो आप देख ही रहे हैं कि सरकार है तो सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी होती है। अब उस सत्ता विरोधी लहर को अगर और कई पार्टियां हों जिन पार्टियों में मत बट जाए, तो स्वाभाविक है कि उससे जो सरकार होती है उसको राहत मिल जाती है। एक और दूसरा, अगर चुनाव बड़ा क्लोज हो तब भी ये संभावना बढ़ जाती है कि अगर 3-4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव बहुत क्लोज है तो 3-4 हजार वोट का जो अरक फर्क है वो 30 सीटों का गणित बदल सकता है। और असल में यही कर्नाटक में होता नजर आ रहा है, क्योंकि मैदान में ओवैसी भी हैं और एसडीपीआई भी है, और इन दोनों की वजह से कांग्रेस का भी सरदर्द बढ़ा है और जनता दल सेकुलर का भी सरदर्द बढ़ा है। लेकिन असल कहानी तो वहां आम आदमी पार्टी और रेड्डी बंधु की पार्टी ने खड़ी कर दी है, क्योंकि ये लोग भी जो है वो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट खाएंगे। तो अब ये 4 पार्टियां हो गई हैं जो वोट खाने की स्थिति में है, और जब ये वोट खाएंगी तो ये दरअसल कांग्रेस का ही वोट खाने जा रही है या जेडीएस का। तो ऐसी स्थिति में अगर इन 30 सीटों में मामला पलटा तो आप समझ सकते हैं कि ये जो भाजपा वहां दावा कर रही है पूर्ण बहुमत वाली, उससे नहीं लगता है कि कोई बड़ी समस्या भाजपा के लिए खड़ी होगी। पहली बात तो ये, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, 2 सीटें हैं जिस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन अब चूंकि अब हम नतीजों की बात करेंगे और ये संभावना देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो 2 सीटें ये बताती हैं कि असल में कांग्रेस खड़ी कहां है। एक सीट है पुलकेश नगर और दूसरी सीट है कड़ूर। इन दोनों सीटों पर उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया, नहीं मिला जो सिद्धे रमैया खेमे के माने जाते हैं, और दरअसल वो दोनों ही जो दावेदार रहे उन सीटों के, पुलकेश नगर और कड़ूर वाली, वो उस सीट के धुरंधर, मतलब उनका मतलब कि सीट आप जीत रहे हैं। अब उनको टिकट नहीं मिला, क्यों? क्योंकि उनका खेमा अलग था। तो अब दूसरे खेमे के लोगों को टिकट मिला। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि वहां ऊपर जो है वो धड़ेबाजी है, और उस धड़ेबाजी में रसाकसी बहुत है।
और ऐसा लगता है कि उसी रस्साकस्सी की वजह से इस बार भी सिद्धरमैया संभवतः 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते थे। फिलहाल वो वरुणा से लड़ रहे हैं, एक ही सीट से लड़ रहे हैं, लेकिन उनको भी इस बात का डर रहा होगा। अब ये बड़ी चीज है कि जब सीएम की लोकप्रियता की बात आती है बतौर चेहरा, तो वो सबसे आगे रहते हैं, लेकिन 2018 का चुनाव आप देखिए, उस चुनाव में वो अपनी ही सीट एक हार जाते हैं और एक बड़ी बमुश्किल बचा पाते हैं। एक चीज और कि यह भी चर्चा रही कि दरअसल वहां जो येदियुरप्पा की सरकार बनी, उस सरकार के बनवाने में सिद्धरमैया का बड़ा हाथ रहा, यह चर्चा है। और उसकी बड़ी वजह यह रही कि जब 2018 का नतीजा आया तो हंग असेंबली थी, सबसे बड़ी पार्टी तो भाजपा बनी, और हुआ क्या कि और दूसरे नंबर पर कांग्रेस, तीसरे पर जेडीएस। सो कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब ये बात नागवार गुजरी कांग्रेस के भीतर, और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। तो क्या इस तरह की रसाकस्सी अब नहीं है, जबकि पुलकेश नगर और कड़ूर की सीट पर जिन्हें सिद्धरमैया खेमा का माना जा रहा है, उन्हें टिकट नहीं मिला? तो स्वाभाविक है ये जो रसाकस्सी है वो कौन सा मोड़ लेगी, ये मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है। एक और चीज है दरअसल जिसकी चर्चा सबसे कम हो रही है, और वो तमाम लोग जो अपने आप को भारी सेफोलॉजिस्ट और एनालिस्ट कहते हैं, वो दरअसल जी मेट्राइज वाले सर्वे पर कम बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है उस पर बात ज्यादा करनी चाहिए। वो इसलिए चूंकि वो सबसे बड़ा पोल सर्वे है, जैसा कि वो भी दावा करता है, और वो तकरीबन 3,40,000 का है उसका सैंपल साइज। और इतना बड़ा सैंपल साइज अगर ये कह रहा है कि साहब भाजपा जो है वहां 105 से 110-12 तक जा रही है, तो मुझे लगता है कि उस पर गौर करना चाहिए। बरक्स इसके कि 40,000 के सैंपल साइज वाले, बरक्स इसके कि 60,000 के सैंपल साइज वाले, इन लोगों की तुलना में ये जो 3-3.25 लाख का सैंपल साइज है, वो जाहिर तौर पर जो तस्वीर उकेर रहा है उस तस्वीर में हकीकत ज्यादा होगी। तो ये जो 3-4 बातें हैं ये असल में बता रही हैं कि चुनाव किस तरफ मुड़ा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 10 दिनों में कर्नाटक के चुनाव में जो टर्निंग पॉइंट आया है उसकी भी चर्चा खूब हो रही है। एक चीज और बताई जा रही है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं भाजपा के, वो छोड़ गए, इसका नुकसान कई लोग बता रहे हैं। असल में जिन लोगों के छोड़ने से नुकसान होना था वो उनको तो पार्टी ने सराखों पे बिठाया, और जिनके जाने की चर्चा ज्यादा हो रही है उन्हीं की अगुवाई में 2013 का चुनाव लड़ा गया था, और तब कांग्रेस ने, आप ये समझिए कि ऐसी पटखनी दी थी भाजपा को कि भाजपा तीसरे नंबर पर आ गई थी। तो जिनके उनके रहने से तो भाजपा को कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ऐसा तो 2013 के चुनाव में नहीं ही दिखा था। बरक्स बीएस येदियुरप्पा का जाना भारी पड़ गया था 2013 में, और उन्हीं के आने के बाद 2018 में भाजपा एक ऐसी स्थिति में पहुंच पाई कि वो 104 सीटें हासिल कर पाई। तो इस लिहाज से भी जो सबसे बड़ा चेहरा है वो तो येदियुरप्पा साहब ही हैं, और वो फिलहाल भाजपा में ही है। तो इसलिए वो जो बताया जा रहा है उसका मुझे नहीं लगता है कि कोई खास मायने हैं, खास तौर से वो वोटर जो पारंपरिक रूप से भाजपा के साथ रहा, लिंगायत। इसमें 2-3 चीजें और हैं जिसकी चर्चा हो रही है। वो ये कि मुंबई कर्नाटक में फाइट नेक टू नेक है और वहां भाजपा मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। हाँ, हैदराबाद कर्नाटक वाले इलाके में इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो इनका अपना गढ़ है वहां इन्होंने मेहनत भी खूब की, और भाजपा ने, और वहां पर इनकी स्थिति बहुत मजबूत भी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि पूरी लचर है, आप आए और निकाल के लेकर चले गए। और फिर जो सोशल इंजीनियरिंग जिसकी बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि अब की बार कोई ऐसा तबका नहीं है जहां भाजपा पेनिट्रेट न की हो। तो ये जो तमाम बातें हैं वो इस ओर इशारा करती हैं कि
कर्नाटक किस करवट बैठने जा रहा है। और ये बताती हैं कि दरअसल जब नतीजे आएंगे और बक्से खुलेंगे, तब ईवीएम खुलेगी, तब कर्नाटक वाकई में एक इतिहास की तरफ बढ़ेगा। और वो इतिहास अपने आप में उन तमाम लोगों को अचंभित करेगा जो जी मेट्राइस के ओपिनियन पोल को, या जन की बात सुवर्णा के ओपिनियन पोल को, या टीवी9 कन्नड़ के ओपिनियन पोल को फिलहाल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और ये इसलिए गिना रहा हूं सब, चूंकि 2018 में सभी पोल जो है, एक आध को छोड़ दें तो वहां भाजपा पीछे थी। सो वहां क्या होने जा रहा है ये बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें, और एग्जिट पोल आएगा तब तो फिर हम लोग एक बार भी बैठेंगे।